दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव, 9 जंक्शन और 1 सतीपुरा से सभी 10 कोरोना पॉजिटिव आए मल्टीसर के बैंक कर्मचारी की क्लोज कांटेक्ट। टाउन जंक्शन के मुख्य मार्गों से जीरो सेटबैक वाली बिल्डिंगों को चिन्हित करने का कलेक्टर ने जारी किया आदेश। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना दूसरे दिन रहा जारी। कलेक्टर के नाम विकास अधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। गांव भालड़का में फिर पहुंचा टिड्डी दल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा है। जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें एक साथ जंक्शन से 9 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि एक सतीपुरा का रहने वाला है। इसमें जंक्शन के सेक्टर 6 के रहने वाला पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है, जिसमें एक महिला सहित 2 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 3 एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं, जिसमें एक रीजनल ब्रांच व 2 नई धानमंडी जंक्शन से हैं। गौरतलब रहे कि सभी 10 कोरोना पॉजिटिव हाल ही में पॉजिटिव आए मलसीसर के बैंक कर्मचारी के रिश्तेदार और परिवार के लोग हैं। बैंक कर्मचारी के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके बाद एसबीआई धानमंडी व रीजनल शाखा को बंद कर दिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 10 पॉजिटिव केस के बारे में अवगत कराया गया, जिसके हमने 5 तो एक ही परिवार के थे, जिनका एक सदस्य पहले से पॉजिटिव चल रहा था। उसी परिवार के सारे सदस्यों को कुल मिला वो 6 सदस्य हो गए। शेष जो नए 5 पॉजिटिव आए हैं वो उनमें 3 बैंक कर्मचारी और 2 अन्य हैं। इनमें एक है भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 12, एक वार्ड नंबर 51 चूना फाटक के बाद जो पार्क है उसके पास में मकान है, एक वार्ड नंबर 54 संस्कृत स्कूल उनको कॉलोनी के पास में है, उसके पास गली के अंदर मकान है, एक मरकी सिंह कॉलोनी के अंदर एक पॉजिटिव केस है और एक सतीपुरा के अंदर वार्ड नंबर 2 ग्राम पंचायत के अंदर पोस्ट ऑफिस स्थित पॉजिटिव है। फिलहाल उनको सभी को अपने घर के ऊपर लेने के लिए पाबंद किया गया है। आगामी व्यवस्था और कर्फ्यू लगा दिया गया। उनके लिए यही निर्देश हमारी तरफ से कि अपने कर्मचारी सभी की जाँच करवाएं। जाँच में अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका तो नियमानुसार इलाज करवाएं और शेष की से कोरोना के जो नियमानुसार उनका अनुसार कार्य। जंक्शन और टाउन के मुख्य मार्गों पर उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए जिनमें जीरो सेटबैक है। नगर परिषद अधिकारियों को ये निर्देश जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई बिजली पानी मौसमी बीमारियों से संबंधित बैठक में दी। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य मार्गों पर आवागमन को लेकर काफी समस्या है, लिहाजा जीरो सेटबैक वाली बिल्डिंगों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए निर्देशित किया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों को जिले में पूर्ण पालना करवाई जाए, जिसमें सार्वजनिक व कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने, बिना मास्क वालों को दुकानदारों द्वारा कोई सामान नहीं देने समेत सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना करवाई जाए। इसको लेकर जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका, पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। सभी संबंधित अधिकारी बाजारों का औचक निरीक्षण करें। मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने नियंत्रण के अधीनस्थ कार्यालयों में भी मास्क लगवाने, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की पालना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग कार्यालय में ऑपरेटरों को कोरोना पॉजिटिव आने पर कार्यालय के सभी कर्मचारियों के सैंपल करवाने और उनकी जांच रिपोर्ट आने तक कार्यालय को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक इंतजाम करने के लिए भी निर्देशित किया। एडीएम अशोक सीजा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर पहले से जो कंट्रोल रूम चल रहा है उसे ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तब्दील किया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 01552 पर कोई भी फोन कर सकता है। ये 24 घंटे कार्य कर रहा है। सिंचाई विभाग के एससी ने बताया कि सिंचाई विभाग में भी 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसके नंबर 01552 हैं। जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नहरें ओवरफ्लो होकर न टूटें, इसकी विशेष मॉनिटरिंग की जाए। भादरा में पानी चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले दिनों कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान एक खेत में बड़ी डिग्गी बनी होने और उसमें बड़े बड़े पंप लगे होने की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी सिंचाई और बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए गए।
टिड्डी नियंत्रण को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में नोहर के टोपरिया से भुकरका तक टिड्डी दल आ गया है, जिसे कंट्रोल कर लिया गया है। कृषि विभाग की टीम रात से ही इसे कंट्रोल करने में लगी हुई है। बैठक के आखिर में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मोबाइल पर भी एक्टिव रहें। प्रशासनिक अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप टीम हनुमानगढ़ को सभी देखते रहें। कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत कलेक्टर, एडीएम और संबंधित एसडीएम से सीधे संपर्क किया जाए। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को जिले में पूर्ण रूप से पालना करवाने के लिए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अलग से आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा गया है कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 1 मई से संपूर्ण राज्य में लागू है। संज्ञान में आया है कि जिले में अध्यादेश के अंतर्गत जारी आदेशों और विनियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लिहाजा जिले के समस्त अधिकारी सघन अभियान चलाकर इस अध्यादेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाएं। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयों के प्रभारी अपने कार्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें। पिछले कुछ दिनों से गर्मी झेल रहे हनुमानगढ़ के लोगों को बारिश ने राहत दिलाई है। सावन माह में हो रही इस बारिश से जहां फसलों को फायदा पहुंचेगा, वहीं धान की खेती करने वाले किसानों को भी इससे लाभ होगा। मंगलवार अल सुबह हुई बारिश दोपहर 1 बजे तक रुक रुक कर जारी रही। बारिश से जहां फसलों को फायदा होगा, वहीं शहर की सड़कों पर पानी भरने से आमजन को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह नालियां अवरुद्ध हो गई तो कुछ निचली जगहों में पानी भरने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो अगले 2 दिन इस तरह का मौसम रहने की अटकलें हैं और तेज बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश के दौरान डॉक्टरों ने बढ़ रही सर्दी से बचाव की अपील करी है। डॉक्टरों के मुताबिक सीजन में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार में वृद्धि होती है और यही लक्षण कोरोना के भी हैं, इसलिए आमजन को बचाव करने की आवश्यकता है। जिले में बरसात के मौसम को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने समस्त चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जल जनित एवं मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थान को भी अपने अपने क्षेत्रों में बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को मुख्यालय नहीं छोड़ने और अवकाश लेने पर रोक लगा दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि अतिवृष्टि को देखते हुए जल जनित और मौसमी बीमारियों से आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी इंतजामात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। समस्त सीएससी और पीएससी पर नियंत्रण कक्ष का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा समस्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद कर दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों को सूचना दिए बगैर किसी भी मेडिकल स्टाफ की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। समस्त चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। जीवन वाहिनी एम्बुलेंस सेवा को भी 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में आमजन 108 अथवा 104 नंबर पर घंटी कर सूचना दे सकते हैं। रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन पूर्व में ही कर दिया गया था। किसी भी प्रभावित स्थल की सूचना मिलते ही आरआरटी प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएगी। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि अतिवृष्टि संभावित क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए चिकित्सा संस्थानों के वार्ड में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पीने के पानी के नमूने लेने और मलेरिया की रोकथाम के लिए इकट्ठा हुए पानी में एमएलओ और गंबूशिया मछलियां डलवाने आदि कार्य किए जा रहे हैं। आमजन में भी जन जागृति के लिए प्रचार प्रसार साधनों और सोशल मीडिया से भी जानकारियां दी जा रही हैं। अभी बारिश, मानसून का मौसम आया है, उसमें बारिश होनी चालू हुई है, तो उसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज बढ़ने की संभावना है और यही लक्षण कोरोना के भी हैं। इसलिए जनता को चाहिए कि हाइजीन का ध्यान रखें, खांसी जुकाम की बीमारी कम हो, ताकि इन कोरोना जैसे सिम्टम के चक्कर में उनके बीमारियों में बचाव हो सके। सावधानियाँ, ठंड नहीं लगने दें, एकदम से बाहर निकलें, बारिश में भीगने से बचें, जो कि बीमारी का कारण बन सकते हैं। और यही सिम्टम कोरोना के हैं तो पेशेंट चाहे उसका कोरोना नहीं होगा तो भी ये सोच के वो डर जाएगा कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं है।
बारिश के मौसम को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे खुले ट्रांसफार्मरों को कवर करने की योजना बनाई है। इस संबंध में डिस्कॉम ने 5 लाख रुपए के कार्य आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि स्काई चैनल ने शहर में खुले पड़े ट्रांसफार्मरों की समस्या उठाई थी। इसके बाद डिस्कॉम प्रशासन हरकत में आया और ट्रांसफार्मरों को कवर करने के लिए बजट जारी कर दिया गया। जंक्शन में जहां भी खुले ट्रांसफार्मर हैं वहां चारदीवारी और जाली लगाकर उन्हें कवर किया जाएगा ताकि बारिश के मौसम में करंट आदि से आमजन व पशुओं को कोई नुकसान नहीं हो। डिस्कॉम के एसई एमआर बिश्नोई ने बताया कि अभी प्रथम चरण में 5 लाख की राशि से जंक्शन में ट्रांसफार्मरों को कवर किया जाएगा। इनकी संख्या करीब 15 से 20 है। इसके बाद टाउन और जंक्शन में अन्य जगहों पर खुले में लगे ट्रांसफार्मरों को कवर करने के लिए डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। शीघ्र ही उन्हें कवर कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी। इस बारे में एसई ने जानकारी दी। के मौसम को देखते हुए जोधपुर विद्युत वितरण निगम हनुमानगढ़ ने 5 लाख रुपए के कार्य आदेश जारी किए हैं, जिससे पब्लिक प्लेस पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनके चारों ओर जाली लगाकर उनको सुरक्षित किया जाएगा, जिससे किसी आमजन की हानि नहीं हो, किसी पशु की कोई हानि नहीं हो उसमें। और उतने ही रुपए के टेंडर जो है उसके तकमीना बना के दोबारा भेजा जाएगा, ताकि कुछ और ट्रांसफार्मर को हम जाली लगा के सुरक्षित कर सकें, जिससे पब्लिक को किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं कर सके। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से सीईओ के व्यवहार से नाराज होकर घोषणा के अनुसार कार्य बहिष्कार करते हुए चल रहा धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर के नाम का ज्ञापन विकास अधिकारी को सौंपा। इस दौरान दूसरे दिन भी जिले भर में ग्राम विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार कर धरने पर डटे रहे। गौरतलब है कि 7 सूत्री मांगों पर सीईओ द्वारा किए गए व्यवहार से नाराज होकर ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से कोविड-19 के अलावा सभी तरह के कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। संघ के पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर पंचायत समिति में धरना लगा रखा है और सीईओ के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। वहीं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रखा है। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी 7 सूत्री मांगों के संबंध में सीईओ से मिलने गए थे, लेकिन उनका रवैया सकारात्मक नहीं था। संघ के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्यों की गैर तकनीकी कर्मचारियों से जांच करवाने का आरोप लगाया गया, जिससे कि पदाधिकारियों में नाराजगी है। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा आह्वान के ऊपर आज ये दूसरा दिन है, हड़ताल का दूसरा दिन है। कोविड-19 को छोड़ते हुए ग्राम पंचायत के सभी काम ठप किए हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा श्रीमान मुख्य कार्य अधिकारी की हठधर्मिता के कारण से ये आंदोलन चल रहा है। अगर इसी के साथ हठधर्मिता रही और आवश्यकता पड़ी तो इसे संभाग स्तर पर लिया जाएगा हड़ताल को। हमारे कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, कोई आर्थिक डिमांड नहीं है, मात्र एक डिमांड है कि एक व्यवस्था को बनाए रखना है। उस व्यवस्था के लिए बात चल रही है। उस व्यवस्था को खराब करके और अपने मन मर्जी करना चाहते हैं, वो हमें होने नहीं देंगे। सीबीएसई 12वीं में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी का मंगलवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सम्मान किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आशुतोष अग्रवाल सहित अन्य विद्यार्थियों को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मान किया। सभी विद्यार्थियों को मालाएं भी पहनाई गईं। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में एनपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्टूडेंट्स आशुतोष अग्रवाल ने कॉमर्स स्ट्रीम में 97.2% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं अन्य स्टूडेंट का रिजल्ट भी 95% से अधिक रहा है। ऐसे में मंगलवार को इन मेधावी स्टूडेंट्स का कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सम्मान किया। इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्कूल में बच्चों की मेहनत और अच्छे परिणाम को लेकर स्कूल प्रिंसिपल ने स्काई न्यूज से बात की और मेहनत को ही अच्छे परिणाम का आधार बताया। मैं कॉमर्स में 97.2% ला के डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। मैं इस चीज़ का श्रेय अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और अपने ट्यूटर और गाइडेंस को देना चाहूँगा। इस बार सीबीएसई का रिजल्ट नेशनल पब्लिक स्कूल का बहुत शानदार रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। और इस स्कूल में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है आशुतोष अग्रवाल 97.2% कॉमर्स का छात्र है हमारा। लेकिन साथ साथ जो है ह्यूमैनिटीज़ में भी और साइंसेज में भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, अबाउ 95% रहा है। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि जो है पूरे मैनेजमेंट की गाइडेंस के अंदर और सब टीचर्स की मेहनत ने एक रंग लेके आए हैं और बच्चों ने जो मेहनत करी है और जो उन्होंने फॉलो किया है, गाइडेंस ली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, उसके साथ साथ जो है बच्चों ने अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रखा है। मैं सभी को जो है
उनको, बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई और साधुवाद देता हूँ। नोहर तहसील के गांव थालड़का में सोमवार शाम फिर से टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब गांव में टिड्डी दल पहुंचा है। वहीं किसानों का आरोप है कि विधायक और जनप्रतिनिधि होटलों में आराम फरमा रहे हैं, वहीं खेतों में कर्मचारी और किसान टिड्डियों से जूझ रहे हैं। जिले में टिड्डी दल एक बार फिर सतर्क हो गया है। हालात ये है कि टिड्डी दल को भगाने के लिए किसान खुद ही अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। हालांकि गांव थालड़का में टिड्डी दल आने की सूचना के बाद भारत सरकार के टिड्डी कंट्रोल रूम सूरतगढ़ के अधिकारी गांव में पहुंचे और टिड्डी नियंत्रण के प्रयास किए, लेकिन किसानों का आरोप था कि सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। किसानों की फसलें टिड्डियां चट कर रही हैं, तो वहीं विधायक सरकार को बचाने के लिए होटलों में ऐश कर रहे हैं। किसानों ने इस तरह अपनी पीड़ा जाहिर की। हम जैसे थालड़का के नॉर्थ तहसील में खड़े हैं। नॉर्थ तहसील में थालड़का के नहरावन डाणी, कुमारावन डाणी, टोपरिया में टिड्डी का भारी प्रकोप है। कल शाम से मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के कर्मचारियों को, तो सूरतगढ़ से चल के हम सब के बीच में आए हैं, रात के लगे हुए हैं, पूरा किसानों का सहयोग कर रहे हैं। सब साथ मेरे किसान खड़े हैं। सब किसान अपने बलबूते पर अपनी फसल को बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक राजस्थान सरकार के उन विधायकों को, उन नेताओं को, उन मंत्रियों को कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के तमाम विधायक होटलों में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। आज यहाँ किसान और जनता परेशान है। ऐसे लोगों को भगवान निश्चित रूप से सबक सिखाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, आपका धन्यवाद, आप अपने बलबूते पर लगे हुए हो। और राजस्थान सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पर फेल है। चाहे किसी तरह की बात करें, आज चाहे किसानों की बात करें, किसान आप देख रहे हो, किसान राम भरोसे, भगवान भरोसे है। अपने आप किसान अपने खेत को बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि राजस्थान सरकार के किसी का कोई सहयोग है। तमाम आप देख रहे हो जितने से ये खेल चल रहा है, तमाम विधायक आज होटलों में 5 स्टार 7 स्टार होटलों में बैठे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसको मैं निंदा दुर्भाग्य करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार के कर्मचारियों को जो आज आए हमारे बीच में, रात के यहाँ लगे हुए हैं। जिला मुख्यालय पर बंद पड़े स्पिनिंग मिल के श्रमिकों को समायोजित करने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस पर कलेक्टर ने उच्च स्तर पर बात कर समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया है। 4 सालों से बंद स्पिनिंग मिल में शेष बचे श्रमिकों को प्रतिनियुक्ति देने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में मिल श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने बताया कि 56 श्रमिकों को 240 दिनों की कम हाजिरी का बहाना बनाकर उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इस बारे में सौरभ राठौड़ ने पूरी जानकारी दी। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्पिनिंग मिल के बकाया श्रमिकों को प्रतिनियुक्ति दो, हमारी मांगे पूरी करो। हनुमानगढ़ की बंद पड़ी स्पिनिंग मिल, जिसके लिए लगातार 4 साल तक लंबे श्रमिक आंदोलन के चलने के बाद 500 से ज़्यादा श्रमिकों को सरकार ने BRS का पैसा दिया और बाकी हमारे लगभग 250 श्रमिकों को हमारे रिवर्स डेपुटेशन पर पहले शिक्षा विभाग में और अब अभियोजन विभाग में अस्थायी रूप से उनको प्रतिनियुक्ति पर लगाया। उसी कड़ी के अंदर हमारे 56 साथियों को 240 दिन से कम हाजिरी का बहाना बना करके तत्कालीन फाउंडेशन के जो उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने प्रतिनियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। बाद में हमारे 56 साथी लेबर कोर्ट का इन्होंने सहारा लिया। लेबर कोर्ट ने बिल्कुल सीधे सीधे वहाँ से इनके हक में फैसला हुआ और पूर्व में 2003 में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी उस समय के अंदर यहाँ हमारे जो कुछ साथी ऐसे हैं 100 से 125 साथी जिनके 3-3, 4-4 दिन की हाजिरियाँ थी, लेकिन फिर भी उनको ग्राम पंचायतों में उनको समायोजित किया गया। हमने ये डिमांड की थी कि जिस तरह से जब उनका 3-3, 4-4, 5-5 दिन की हाजिरियाँ उनका समायोजन जब हो सकता है तो इनकी तो सभी की लगभग 100 से ज़्यादा हाजिरियाँ हैं, तो इनका समायोजन क्यों नहीं। श्रम विभाग ने भी इस बात को माना था और आज उसी मांग को लेकर के लंबे समय से जो आश्वासन चल रहे थे, आज हम उसी कड़ी के अंदर हमने कलेक्टर साहब से आज मिल करके हमने उनको ये मांग पत्र सौंपा है। घर में कमाने वाला कोई नहीं, जीवन यापन के लिए एकमात्र रिश्तेदार ही सहारा है। रही सही कसर बीमारी ने पूरी कर दी। यह पीड़ा है ग्राम पंचायत 2 के अंचे की निवासी कर्णपाल सिंह पुत्र गमदूर सिंह की। 24 वर्षीय कर्णपाल चेस्ट से दिव्यांग और 3 वर्षों से किडनी की बीमारी से भी ग्रस्त है। हालात यह है कि कर्णपाल की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। कर्णपाल का श्री गंगानगर के मैदांता अस्पताल में महीने में 2 बार डायलिसिस होता है। रोजाना खर्च होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। घर में कोई सदस्य नहीं होने के कारण उनके पड़ोसी
हरदीप और महेंद्र शाक्य उसकी देखभाल करते हैं। कर्णपाल बताते हैं कि आज तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। हैरानी की बात तो यह है कि विकलांगता पेंशन तक नहीं मिल रही। जिंदगी और मौत से लड़ रहे कर्णपाल की पीड़ा को देखते हुए एक सप्ताह पहले स्काई चैनल ने खबर चलाकर उसकी मदद की अपील आमजन से की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई और शहर के लोगों ने आर्थिक सहायता करने का सिलसिला शुरू कर दिया। करीब एक सप्ताह में लोगों ने कर्णपाल को 28,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। कर्णपाल ने लोगों से मदद करने की मांग की है। उन्होंने आर्थिक मदद के लिए अपने बैंक SBI के खाता नंबर और गूगल पे नंबर भी जारी कर रखे हैं। इन नंबरों पर कर्णपाल की आर्थिक सहायता की जा सकती है। कर्णपाल की मदद में शाक्य समाज ने 11,000, भामाशाह अमित गोदारा ने 5100, सुखा सिंह ने जन सहयोग से 4500 रुपए, आध्यात्मिक सेवा समिति के दुर्गा प्रसाद शर्मा ने 2100, गुरप्रीत भुल्लर ने जन सहयोग से 1500 रुपए का सहयोग किया है। 2 केंजे ग्राम पंचायत के अंदर हमारे यहाँ एक कर्णपाल जी नाम के एक लड़के को बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं वो, और लगातार 3-4 सालों से उससे पीड़ित हैं और उनकी हालात बड़ी दयनीय थी। ये खबर जब स्काई चैनल पर चली, उस खबर को देखने के बाद जो समाज सेवी लोग थे उन लोगों ने इकट्ठा होकर ये बीड़ा उठाया उसकी मदद करने का, जिसमें गांव के भी समाज के लोग और दूसरे जो समाज सेवी हैं जो लगातार कर, और गांव के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मिलकर एक मदद करने का उनका बीड़ा उठाया। और इसके साथ अभी हमने ये तय किया कि आने 1-2 दिनों में हम कलेक्टर से मिलकर, क्योंकि ये निःशक्त है, इनके कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार में कोई आदमी बचा नहीं है और न्यायित ही इस बीमारी से पीड़ित हैं कि इनका कोई उठ के बैठने का भी कोई है नहीं। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कलेक्टर साहब से मिलकर इनकी जो दवाई का जो है उसका डायलिसिस जो होती है उसको लगातार फ्री में करवाने का, ये कलेक्टर से मिलकर हम इसकी बात करेंगे। हनुमानगढ़ नगर परिषद के संसाधनों में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल नगर परिषद ने नई JCB खरीदी है। इस JCB पर करीब 27 लाख रुपए की लागत आई है। शहर में नाला निर्माण, अतिक्रमण अभियान सहित अन्य कार्यों के लिए नगर परिषद के पास पहले 2 JCB थी, लेकिन अब संख्या 3 हो गई है। ऐसे में जरूरत के समय परिषद को परेशानी नहीं होगी। JCB उद्घाटन से पहले नगर परिषद में चेयरमैन गणेशराज बंसल सहित अधिकारियों ने विधिवत पूजन किया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर JCB को रवाना किया गया। इस बारे में नगर परिषद उपाध्यक्ष ने पूरी जानकारी दी। नगर परिषद हनुमानगढ़ में एक JCB मशीन जो 26,55,000 रुपये की लागत से अभी हमने ली है। पूर्व में हमारे पास 2 JCB थी, लेकिन शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को देखते हुए और अन्य जो भी कार्य रहते हैं, अतिक्रमण के अंदर भी, सफाई व्यवस्था में भी, सभी जगह JCB की जरूरत पड़ती रहती है और उसकी वजह से हमें JCB की बड़ी आवश्यकता थी। और अभी हमने आज JCB जो है उसका आज उद्घाटन किया है और आज से उसे कार्य सुचारू कार्य से उसका बीमा हो चुका है, सुचारू कार्य पर वो काम करेगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से SFI के राज्यव्यापी आह्वान पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राजकीय NMPG कॉलेज के प्राचार्य के मार्फत ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कोविड-19 के चलते सभी कक्षाओं की परीक्षाएं स्थायी प्रमोट करने की मांग की गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार अब विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने UGC की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को चिट्ठी भेजी थी कि अपने अपने राज्य में कोविड-19 स्थिति देखकर परीक्षा स्थगित करने और प्रमोट करने की सलाह दी थी। राज्य सरकार पर छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे राजस्थान में आंदोलन किए तथा अन्य छात्र संगठनों ने भी आवाज उठाई, जिसके चलते राज्य सरकार झुकी और विद्यार्थियों के पक्ष में विद्यार्थी के भविष्य को देखते हुए सभी कक्षाओं की परीक्षा स्थगित कर स्थायी प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया। यह प्रक्रिया होने के बाद फिर केंद्र सरकार ने UGC की गाइडलाइन के अनुसार दोबारा कहा कि अब परीक्षा करवानी पड़ेगी। कुछ भी हो, अंतिम फाइनल ईयर विद्यार्थियों की परीक्षा करवाओ। जब यह गाइडलाइन UGC ने जारी की तो इससे विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को फुटबॉल बना रखा है। SFI द्वारा आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। हमने चिट्ठी पहले भी भेजी, आज भी चिट्ठी भेजी है। हमारी राजस्थान की SFI ने यह बात कही है कि अगर ये कोविड-19 बीमारी तेज गति से राजस्थान के आंकड़े आ रहे हैं, सरकार केंद्र सरकार ने वो गाइडलाइन जारी की है कि हम एग्जाम करवाएंगे। SFI ने सख्त और सीधी बात कही है। आज प्रशासन से लिखित में कहा है हमने कि अगर विद्यार्थी की सभी स्थायी क्लासों, सभी स्थायी अगर आप प्रमोट नहीं करते हो
तो हमारा आंदोलन होगा। 10 दिन का टाइम दिया है। अगर विद्यार्थी की बात नहीं सुनी जाती तो वही घोड़ेर वही मैदान, विद्यार्थी लड़ेगा साहब, क्योंकि विद्यार्थी के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी, हम पिछली बार भी ये बात कही, विद्यार्थी जो परीक्षा से नहीं डर रहा है, विद्यार्थी इस बीमारी से डर रहा है। आज पूरा देश और पूरा विश्व कांप रहा है। उस तरीके से आप कैसे एग्जाम करवा सकते हो? बड़ी बात ये जिले हेडक्वार्टर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज हैं, वहाँ विद्यार्थी परिवहन की आपके पास में सुविधा क्या है? विद्यार्थी जयपुर का विद्यार्थी, पंजाब का विद्यार्थी, हरियाणा टच का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आता है, वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच कैसे पाएगा? आपके पास में परिवहन की सुविधा क्या है? फिर इस बात को आप समझाइए यार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।